हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 देखा था। आज हम लोग यहाँ पर पार्ट 5 देखने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट नहीं देखा है, भैया भले ही आप एसएससी, डीएफसीसीआईएल, रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग ये क्लासेस ज़रूर देखेगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। कन्फर्म बात है। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर सभी क्लासेस जो है आप लोग कंटिन्यू देखेगा, है ना, और पूरी देखिएगा शुरू से आखिरी तक। और आखिरी में जो मैं होमवर्क देता हूँ उनका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था, जो कि है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। सो ध्यान रखिएगा भैया, जो प्लानिंग कमीशन है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मीन्स प्रधानमंत्री। क्लियर? सो योजना आयोग की यहाँ पर शुरुआत 1951 में हुई थी। यह योजना आयोग कब तक था? 2015 तक। और फिर 2015 के बाद योजना आयोग की जगह क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको बताना है कि अभी प्रेजेंट में नीति आयोग के सीईओ कौन है। क्लियर? नीति आयोग के प्रेजेंट में सीईओ कौन है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 70 और 75 में किन सब्जेक्ट्स पर, किन विषय पर यहाँ पर जो है विचार किए गए हैं, तो वो हैं आपके मंत्री परिषद से रिलेटेड। क्लियर? आर्टिकल 74 और 75 जो है वो आपके मंत्री परिषद से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? चलेगा, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से भी मैं आपको बता दूं क्या कि आपके जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? यहाँ पर 52 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपसे लोकसभा की बात करी थी, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या थी वो? पारा लो, है ना। सो यहाँ से पारा लो से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 79, 80, 81 ऐसे ही था ना वो। तो बिल्कुल पार्लियामेंट 78, पारा रा से राज्यसभा यहाँ पर 80 और लो से लोकसभा 81। क्लियर? इस हिसाब से यहाँ पर इसको ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा, वह थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही इन्होंने क्या दे दिया था? अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। चौधरी चरण सिंह, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। सो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया था। क्लियर हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप सभी को पता है प्रधानमंत्री का भी वर्णन है, राष्ट्रपति का भी वर्णन है, उपराष्ट्रपति का भी वर्णन है, लेकिन कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं है किसी भी आर्टिकल में। क्लियर हो गया? सो बिल्कुल यहाँ पर उप प्रधानमंत्री आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जो कि पहले गृह मंत्री थे वो। तो पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, तो बिल्कुल यही कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज याद रखिएगा कि भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीडी जत्ती। क्लियर हो गया? बीडी जत्ती जी जो थे वो भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा। अब देखो, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को यहाँ पर क्या देता है?
अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, अपना त्यागपत्र देता है। तो कहीं लिखा है लोकसभा उपाध्यक्ष, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे मावलंकर जी, है ना। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इसको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे कौन? M.A. मावलंकर। क्लियर है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? आर्टिकल 148, आर्टिकल 76, आर्टिकल 152 या फिर आर्टिकल 124। अच्छा, महान्यायवादी मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा हूँ। क्लियर, अटॉर्नी जनरल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो 124 जो होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट का होता है ना। आर्टिकल 124 में किसकी बातें कही गई है? सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर, उसी प्रकार से यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की यहाँ बातें कही गई है आर्टिकल 76 में। क्लियर, अटॉर्नी जनरल की यहाँ पर बातें कही गई है आर्टिकल 76 में, और सुप्रीम कोर्ट की बातें भी ध्यान रखिएगा ये 124 में कही गई है। क्लियर हो गया। सो बिल्कुल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी मींस अटॉर्नी जनरल के पद की बात की गई है? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। क्लियर, अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी मींस भारत के अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बताइए कौन ले सकता है? तो देखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल होता है वह एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो बिल्कुल ये अटॉर्नी जनरल के पास यहाँ पर पावर रहती है। क्लियर हो गया, यह महान्यायवादी के पास यहाँ पर जो है पावर रहती है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। क्लियर, सो बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है भैया कि निम्न में से कौन पहले एक मौलिक अधिकार था और अब यह केवल कानूनी अधिकार है? तो ध्यान रखिएगा, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो संपत्ति का अधिकार था, वह पहले क्या था? आपका एक फंडामेंटल राइट था। अब यहाँ पर ये क्या रह गया है? सिर्फ एक लीगल राइट रह गया है। क्लियर हो गया। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का अधिकार जो है, वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 लगा के आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है? कौन कौन से 3 यहाँ पर इमरजेंसीज हैं? तो वो है, देखो, पहला तो हो गया नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हो गया स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर हो गया। अभी हम इन तीनों के आर्टिकल की भी बात करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। क्लियर। अच्छा, और एक जो इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जर्मनी से लिया गया है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लायबल टू, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। बताइए किसके लिए उत्तरदायी है? लोकसभा के लिए। सो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में डैश की घोषणा की। अब देखिएगा, जो क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में किस चीज़ की घोषणा की थी? तो इन्होंने की थी कि भारत को ब्रिटिश निर्णय, है ना, भारत को ब्रिटिश निर्णय, भारत डिसीजंस टू क्वाइट इंडिया के लिए यहाँ पर जो है उसके लिए यहाँ पर घोषणा की गई थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हिंदी में जो है वो अच्छे से सही लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि भारत छोड़ो का निर्णय, भारत छोड़ो का निर्णय।
ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में भारत छोड़ो का निर्णय की यहाँ पर घोषणा की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो के निर्णय की घोषणा किसने की थी संसद में, तो क्लीमेंट एटली ने की थी। क्लियर। सो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट इज एंश्रीन इन विच आर्टिकल। रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। रोजगार में अवसर की समानता है ना, मतलब भाई रोजगार के लिए यहाँ पर सभी के लिए क्या है, इक्वल यहाँ पर क्या है, अधिकार है, इक्वल राइट है। तो यह कहा गया है आर्टिकल 16 में। किस में कहा गया है आपका, आर्टिकल 16 में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, आर्टिकल 17 क्या है यहाँ पर, वो अनटचेबिलिटी है ना। आर्टिकल 19 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 था कि भाई यहाँ पर आपको राइट है अपना ओपिनियन देने का, है ना। उसी प्रकार से द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य के गवर्नर का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो 2 उसमें हो सकता है। पहला, या तो उसका 5 ईयर पूरा हो गया हो कार्यकाल, या फिर उनकी उम्र 65 साल हो गई हो। तो जो इनमें से पहले हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, वही उनका कार्यकाल, वही उसके बाद समाप्त हो जाएगा। सपोज अगर उनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का हो गया, तो उसके बाद ये जो है यहाँ से गवर्नर के पद से हट जाएंगे। या फिर 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है बट इनकी एज जो है वो 65 साल हो चुकी है, तब भी यह फिर गवर्नर के पद से हट जाएंगे। तो जो पहले हो गया वो मान्य रहेगा। क्लियर। सो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन में 65 साल एज वाला तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर 5 ईयर्स टेन्योर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर 5 साल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप इज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है, बताइए क्या है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप की यहाँ पर भाषा है मलयालम। क्लियर हो गया। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर अस्तित्व में आया। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश आया था भाषा के आधार पर। कब आया था, 1953 में आया था। क्या लैंग्वेज है इसकी, आंध्र प्रदेश की, तो तेलुगु है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन राज्यसभा के निम्न में से कौन राज्य भाषा के आधार पर अस्तित्व में आया था। सो आंध्र प्रदेश आया था 1953 में, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, तेलुगु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति किसी राज्य या आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति की स्थिति में जो है राष्ट्रपति किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है ना। तो बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति की स्थिति। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल कलाकारों के लिए क्या आयु सीमा तय की गई है। सो ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार होते हैं, है ना, जो नेशनल चिल्ड्रन राइट होते हैं, तो उनके संरक्षण आयोग द्वारा बाल कलाकारों के लिए क्या आयु सीमा तय की गई है। तो 14 साल तय की गई है। ठीक है, यह कौन से आर्टिकल में कहा गया है यह बात, तो यह आर्टिकल 24 में कही गई है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भाई जो आपका नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है ना, उसमें जो एज से रिलेटेड जो बात है वह कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 24 में कही गई है। निम्न कितनी आयु होनी चाहिए, तो यहाँ पर 14 ईयर जो है 14 साल होनी चाहिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टोटल अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री जो है वह स्वतंत्र भारत के बाद नियुक्त किए गए हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्यों है, क्योंकि सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। क्लियर हो गया, है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। क्लियर है। चलो,
द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक चीज और, देखो यहाँ पर दोनों वाइस वर्सा है। प्रेसिडेंट नियुक्त करता है सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करता है प्रेसिडेंट को। ये दोनों चीज वाइस वर्सा है, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा इस चीज को। प्रेसिडेंट जो है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह प्रेसिडेंट को नियुक्त करेगा। क्लियर? चलेगा। बाकी इस क्वेश्चन को भी यहां पर ध्यान में रखिए। द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उच्च न्यायालयों में किसका अंडमान और निकोबार द्वीप पर क्षेत्रीय अधिकार है? तो ध्यान दीजिएगा, जो कोलकाता है ना, जो कोलकाता है उसका अंडमान और निकोबार द्वीप पर क्षेत्रीय अधिकार है। क्लियर हो गया? कोलकाता यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में, देखिए आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में किस महत्वपूर्ण मानव अधिकार की रक्षा की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी होता है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसकी बात यहाँ पर जो है आर्टिकल 21 में कही गई है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? आर्टिकल 21 में किसकी बातें कही गई है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच जो है वो आर्टिकल 19 की बात है। क्लियर? चलेगा। आगे बढ़ते हैं। What is the period of fiscal and financial year in India? सो यहाँ पर भारत में एक राजकोषीय वित्त वर्ष की अवधि, तो देखिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह कब से कब तक होता है? तो वह होता है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्लियर हो गया? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। क्लियर हो गया? चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या क्वेश्चन है भैया? कि निम्न में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति सौंपी? क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिलीगेटेड द पावर ऑफ फ्रेमिंग लॉज टू द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल? सो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। या रेलवे में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और एसएससी में भी पूछा गया है। क्लियर? सो इस चीज को यहाँ पर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है और इस होमवर्क का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।